गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ब्राइब्स फॉर वोट केस। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स और स्टेट लेजिस्लेचर को जो इम्यूनिटी मिलती थी प्रोसिक्यूशन से ब्राइब लेकर पार्लियामेंट में बोलने या फिर वोट करने के लिए, वो अब से नहीं मिलेगी। तो इस जजमेंट के साथ जो जेएमएम ब्राइबरी केस की जजमेंट थी 1998 के, उसको ओवर रूल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो पहले तो हम समझते हैं ये प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ जो एमपीज़ और एमएलएज़ को मिलती हैं, ये स्पेशल राइट्स और इम्यूनिटीज़ होते हैं जो एमपीज़ और एमएलएज़ के अलावा इवन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि वो भी हमारे पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं इन कंटेक्स्ट कि जब वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में। तो आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, आर्टिकल 105 पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में, 194 जो है स्टेट असेंबलीज के कंटेक्स्ट में कहा जाता है कि ये जो है स्पेशल प्रोविजंस हैं और ये प्रिविलेजेस, पावर्स और इम्यूनिटीज़ देते हैं लेजिस्लेटर्स को एक्चुअली, कि वो किसी भी तरह से पार्लियामेंट में वोट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है एमपीज़ को। ठीक है, या अगर इस केस में जब भी मैं एमपीज़ बोल रहा हूँ तो आप इसको एमएलएज़ भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनके पास। कोई भी एमपी जो है वो लाइबल नहीं होगा कि वो कुछ भी पार्लियामेंट में जो बोलते हैं उसके अगेंस्ट, या फिर उनको किस तरह से वोट की जाती है उनके ऊपर, उसके लिए कोई बाहर केस नहीं किया जा सकता या प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती कोर्ट की। ठीक है, तो आर्टिकल 119, और अगर हम आर्टिकल 19 और आर्टिकल 105 में हम डिफरेंस देखें तो 105 जो आर्टिकल है वो एब्सोल्यूट प्रिविलेज है, मतलब उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती है। जबकि आप जैसे और मेरे जैसे जो सिटीजन्स हैं, जो आर्टिकल 19 में जिन्हें हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, है ना। तो अगर हम देखें जो जेएमएम केस था, तो 1993 में क्या हुआ, जेएमएम लीडर शिबू सोरेन, जिनके बेटे अभी हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन पे ईडी का केस चल रहा है, तो इन्हीं के ही फादर जेएमएम जो लीडर शिबू सोरेन थे, और उन्होंने उनकी पार्टी और उन्होंने उनके कुछ एमपीज़ ने जो है पैसा लिया वोट देने के लिए कांग्रेस पार्टी को, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब उनके खिलाफ लाया गया। लेकिन उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 मेजॉरिटी के साथ जो है कहा कि नहीं, जो ये एमपीज़ हैं इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता, चाहे उन्होंने ब्राइब भी लिया हो, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर लिया है तो ये उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दी गई। ठीक है, तो मैटर जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और पहुंचते पहुंचते 2019 में जो है पीवी नरसिम्हा राव का जो केस था, उसको जो है 5 जज बेंच ने जो है वो जो बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने नोट लिया कि इस केस को, क्योंकि ये केस सिर्फ 3-2 जो है जजेस ने हैंडल किया था, 3-2 के स्प्लिट में ये केस सुनाया गया था। तो सितंबर 2023 में 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जो है वो लीड कर रहे थे, उन्होंने इस केस को जो है वो दोबारा से खोला और कहा कि ये मैटर जो है 7 जज बेंच पर देखा जाना चाहिए। तो अब जो है 7 जज बेंच की जो है जजमेंट आई है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी इंडिविजुअल मेंबर जो है लेजिस्लेटर का, उनको क्लेम ऑफ प्रिविलेज नहीं मिल सकती अगर वो ब्राइबरी ले रहे हैं, तो है ना। ब्राइब एक सेपरेट क्राइम है, वो किसी तरह के वर्ड्स या एक्शन से लिंक्ड नहीं है, तो इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती ब्राइबरी के केस में। और कहा गया कि प्रोटेक्शन जो दी जाती है इंडिविजुअल्स को, वो अनरेगुलेटेड एग्जाम्पशन नहीं हो सकती लॉ से। और अगर हम ब्राइबरी भी अलाउ कर देंगे तो ऑफ कोर्स इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग अंडरमाइन हो जाएगी। ब्राइबरी जो है वो एक तरह से ऑफेंस है, और एक बार ऑफर दे दिया गया या एग्रीमेंट कर लिया गया ब्राइबरी का, तो उसको हम ब्राइब ही कंसिडर करेंगे, और चाहे उस पर्सन ने वोट जिस मर्जी तरह से बाद में डाली हो, लेकिन हम मानेंगे कि उसने ब्राइब जो है एक बार ली है, तो उसका मतलब वोट भी इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोर लोडिंग जो है शुरू की है, इनाग्रेट की है, एक्चुअली विटनेस की है उन्होंने। इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन एट कलपक्कम में। तो हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ जो है इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो अब शुरू हो चुका है। ठीक है, एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है इंडिया का। अगर हम 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम देखें तो जो है फेमस फिजिसिस्ट होमी जे भाभा जी ने 1950s में डिज़ाइन किया था, कंट्री की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए। तो 3 स्टेजेस कैसी हैं? नेचुरल यूरेनियम यूज़ किया जाता है, पहली स्टेज जिसको हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्टेज कहते हैं। सेकेंड स्टेज जो है वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स की होती है, जिसमें प्लूटोनियम यूज़ किया जाता है फ्यूल को।
थर्ड स्टेज जो एडवांस स्टेज होगी न्यूक्लियर पावर सिस्टम्स की, उसमें थोरियम का यूज़ करके जो है एनर्जी जनरेट की जाएगी। थोरियम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि चाहे ग्लोबल यूरेनियम रिजर्व्स के हमारे पास सिर्फ 1 to 2% रिजर्व्स हों, लेकिन थोरियम के हमारे पास ऑलमोस्ट 25% रिजर्व्स जो है वो वर्ल्ड वाइड हमारे पास इंडिया में हैं। थोरियम जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू यूरेनियम को यूज़ करना, और बिकॉज उसको ब्रीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है वो इंडिजिनस R&D एक्टिविटीज़ भी कर रहा है एडवांस्ड न्यूक्लियर पावर सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए, ताकि हम थर्ड स्टेज भी जो है वो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की हम जो है वो शुरू कर सकें। तो थर्ड जो 3 स्टेजेस हैं वो हमारी कंट्री को सेल्फ सफिशिएंसी न्यूक्लियर एनर्जी के कंटेक्स में हमें ले जाने में हेल्प करेगी। तो अगर हम समझें 3 स्टेजेस ऑफ इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, तो पहली स्टेज में क्या होता है कि जो हमारे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स होते हैं उसमें नेचुरल यूरेनियम 238 डाला जाता है, जिसमें थोड़ी सी अमाउंट ऑफ यूरेनियम 235 भी यूज़ की जाती है एज फिसाइल मटेरियल। हैवी वाटर जो है वो प्रेशराइज़ किया जाता है ताकि उसको वो बॉयल ना हो, और इस रिएक्शन से जो है प्लूटोनियम 239 प्रोड्यूस होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब इसी प्लूटोनियम 239 को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है स्टेज 2 में, जिसमें कि यूरेनियम 238 भी यूज़ किया जाता है, और उससे फिर क्या निकलता है? एनर्जी यूरेनियम 233 और ज़्यादा प्लूटोनियम 239, जितना आपने डाला उससे ज़्यादा निकलता है प्लूटोनियम 239, ठीक है। तो मतलब फ्यूल जितना डाला जा रहा है उससे ज़्यादा जब निकल रहा है तो वो सेकंड स्टेज है, ठीक है, एज ए बाई प्रोडक्ट। स्टेज 3 में इसी प्लूटोनियम 239 को जो है थोरियम 232 के साथ कंबाइन किया जाता है, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यूरेनियम 233 प्रोड्यूस होता है। तो जो ये सेकंड स्टेज है ये कैसे काम करती है? तो ब्रीडर रिएक्टर जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जिसमें कि मोर फिसाइल मटेरियल जो है वो जो है प्रोड्यूस हो रहा है जितना कि कंज्यूम करता है, मतलब जितना प्लूटोनियम 239 वो कंज्यूम कर रहा है उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस करके देता है, ठीक है। तो जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो फर्स्ट स्टेज है उसमें नेचुरल या लो एनरिच्ड यूरेनियम 238 का यूज़ किया जाता है ताकि प्लूटोनियम को प्रोड्यूस किया जा सके। प्लूटोनियम जो है बाद में यूरेनियम 238 के साथ जो है कंबाइन किया जाता है, और उससे ही जो है हम सेकंड जो है आपका स्टेज चलाते हैं। इसमें लिक्विड सोडियम को भी इस्तेमाल किया जाता है एज कूलेंट। जब थर्ड स्टेज आती है तो 238 जो थोरियम है वो, जो कि खुद एक फिसाइल मटेरियल नहीं है, बट उसका यूज़ किया जाता है ताकि फिसाइल मटेरियल यूरेनियम 233 जो है वो क्रिएट किया जाए थोरियम का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो बेसिकली FBR जो है ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये एक सेकंड स्टेज है हमारी थर्ड टोटल 3 स्टेज प्रोग्राम की। तो इतना डिले क्यों हुआ? पहली बात तो क्यों हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो आने में स्टेज आने में इतना डिले हुआ? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कलपक्कम में आना था वो 1977 से बिल्ड किया जा रहा था, लेकिन फिर इंडिया पर सैंक्शंस लग गए। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने 2003 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, तब जो है बहुत सारे जो साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे थे तब तक वो रिटायर हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आने लगी रिएक्टर कूलेंट से रिलेटेड। फिर जो कॉस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई जो है सेकेंड स्टेज की बाय 2019। बट अब जो है थोरियम साइकिल की तरफ हम मूव हो रहे हैं, मतलब थर्ड स्टेज की तरफ मूव हो रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है इंडिया को एक इंडिपेंडेंट स्टेचुटरी एटॉमिक रेगुलेटर भी लेकर आओ। कुछ चैलेंजेस ये हैं कि जैसे टैरिफ जो है सोलर इलेक्ट्रिसिटी की वो बहुत कम हो गई है, न्यूक्लियर एनर्जी की कॉस्ट लगभग 4 पर यूनिट पड़ती है। तो एक तरह से अभी तो वो जो है अपीयरेंस में ऐसा लगता है कि फिजिबल या फिर कमर्शियली जो है वो सक्सेसफुल नहीं लगती है। फिर उसके बाद फुकुशिमा डिज़ास्टर भी हुआ था, तो पब्लिक ओपिनियन भी जो है न्यूक्लियर एनर्जी के अगेंस्ट होने लगा। लेकिन अब हम ऐसी स्टेज पर आ गए हैं कि NPCIL का कहना है कि हम लगभग हर साल एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो है वो कमीशन कर सकते हैं 2024 के बाद से, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अदिति स्कीम। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उन्होंने अदिति स्कीम को लॉन्च किया है, जो कि एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ विद आईडेक्स है, जिसमें कि इनोवेशंस को क्रिटिकल और स्ट्रेटजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में प्रमोट किया जाएगा। लगभग 30 डीप टेक क्रिटिकल और स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजीज़ को एक प्रपोज टाइम फ्रेम के अंदर डेवलप किया जाएगा। इस स्कीम के अंडर स्टार्टअप्स जो कि एलिजिबल हैं ग्रांट इन एड लेने के लिए 25 करोड़ तक की रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन से रिलेटेड उनको सपोर्ट किया जाएगा। स्कीम जो है वो लगभग 750 करोड़ की है।
2023-24 से लेके 2025-26 तक चलेगी। और इसमें एक टेक्नोलॉजी वॉच टूल भी क्रिएट किया जा रहा है ताकि गैप को ब्रिज किया जा सके। एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट्स ऑफ मॉडर्न आर्म्ड फोर्सेस की जो है कम की जा सके ऑफ कोर्स, और कैपेबिलिटी जो है डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम की उसको एनहांस किया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एचपीवी वैक्सीनेशन। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हर साल 4 मार्च को इंटरनेशनल एचपीवी अवेयरनेस डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। तो एचपीवी क्या है? एक ग्रुप ऑफ मोर देन 200 रिलेटेड वायरसेस, जिसमें जो कि जिसमें से 40 जो हैं वो डायरेक्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ एचपीवी जो होते हैं वो जेनिटल वार्ट्स करते हैं। लगभग 12 के आसपास जो हैं वो कई तरह का कैंसर करते हैं। मोर देन 95% ऑफ सर्विकल कैंसर केसेस जो हैं वो एचपीवी वायरस से ही होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है ये ग्लोबली, और ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है। ठीक है, जनरली लोगों को कोई सिम्टम इसमें डेवलप नहीं होते हैं जब ये ट्रांसमिट हो जाता है वायरस। तो ओके, सो वैक्सीनेशन ऑफ कोर्स इसका अकेला सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का रैंक जो है 113 आया है 190 कंट्रीज़ में से वर्ल्ड बैंक के विमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स में। तो ये एक वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स है जिसमें कि मेजर किया जाता है कि कैसे लॉज और रेगुलेशन विमेन के इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट में लगभग 8 रिलेटेड एरियाज़ को कवर किया जाता है। ये डेटा ऑफर करता है मेजरेबल बेंचमार्क्स, जिससे कि ग्लोबल प्रोग्रेस जो हमारी लीगल जेंडर इक्वालिटी की तरफ हो रही है उसको इवेल्युएट किया जा सके। तो बेसिकली ये 10th एडिशन है रिपोर्ट का। कोई भी कंट्री का फुल स्कोर नहीं आया है इस न्यू इंडेक्स में। इंडिया की रैंकिंग जो है 113 आई है 190 कंट्रीज़ में से। इंडियन विमेन लगभग 60% उन राइट्स को एंजॉय करती हैं जो मेन को दिए जाते हैं, जबकि ग्लोबल एवरेज ये 64.2% है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रीसा टेक्सटाइल। इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो त्रिपुरा के ट्रेडिशनल ट्राइबल अटायर रीसा, उसको जीआई टैग रिसेंटली मिला है। तो ये रीसा टेक्सटाइल बेसिकली एक फीमेल अपर गारमेंट होता है, हेड गेयर या स्टोल की तरह भी यूज़ किया जा सकता है इसको। सोशल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इसका। एडोलेसेंट त्रिपुरी गर्ल्स जो हैं वो इसको वेयर करती हैं, जिसको रीसा सोरमानी भी कहते हैं। इसकी रिलीजियस भी सिग्निफिकेंस है। रिलीजियस फेस्टिवल्स में जैसे कि गरिया पूजा जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ मनाती हैं, उसमें भी इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। एज अ मार्क ऑफ ऑनर भी जो है वो दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड रेसिपिएंट्स को त्रिपुरा में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु फैसिलिटी जो है वो जो है इनाग्रेट की है। तो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एक बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने डेवलप किया है। एक सिक्योर इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए कई तरह के स्टेक होल्डर्स के बीच में, जैसे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इशूइंग अथॉरिटीज़, इनके बीच में जो है ये डेटा शेयर किया जाएगा। और इसमें जो है मिस यूज़ ऑफ टेलीकॉम रिसोर्सेज जो किए जाते हैं उन केसेस को भी डिटेक्ट करने में हेल्प किया जाएगा। एक तरह से बैक एंड रिपोजिटरी बनेगा ये सिटीजन इनिशिएटेड रिक्वेस्ट्स का। ठीक है, जैसे आप कोई भी सिम कार्ड लेते हो या आप जो है कनेक्शन लेते हो, तो उसमें जो बैक एंड रिपोजिटरी जो आपकी डेटा को देखेगी वो ये डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म होगा। सिक्योरली ये कनेक्ट करेगा सारे स्टेक होल्डर्स को। ऑफ कोर्स ये प्लेटफॉर्म आपको और मेरे जैसे सिटीजन्स के लिए तो अवेलेबल नहीं होने वाला है। हमारे लिए जो प्लेटफॉर्म निकाला गया है वो है चक्षु, जो कि सिटीजन सेंट्रिक फैसिलिटी है। संचार सारथी पोर्टल पर ही अवेलेबल होगा। तो जैसे आपको कोई फ्रॉड कम्युनिकेशन आता है, चाहे कॉल से, एसएमएस या व्हाट्सएप से, उसको रिपोर्ट करने के लिए आप जो है ये चक्षु पोर्टल पर जा सकते हो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैवम क्लाउड्स। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा ने रिसेंटली अभी पिक्चर्स शेयर की है कैवम क्लाउड्स की, जैसे कि वो स्पेस से दिखते हैं। तो कैवम क्लाउड्स जो है बेसिकली होल पंच क्लाउड्स या फेल स्ट्रीक होल्स होते हैं। इनको ये कब फॉर्म होते हैं? जब एरोप्लेन जो है पास होते हैं एल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स के बीच में से। तो जो है ये मिड लेवल क्लाउड्स होते हैं, सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं इनमें। जब एयरक्राफ्ट इनमें से मूव होता है तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है, जिससे कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो फ्रीज होकर आइस क्रिस्टल्स में बन जाते हैं। जब ये आइस क्रिस्टल्स जो हैं वो बहुत हैवी हो जाते हैं और ये क्लाउड लेयर में से फॉल आउट होने लगते हैं। इससे जो है क्लाउड्स में होल होने लगता है। ठीक है, तो अल्टोक्यूमुलस क्लाउड्स क्या होते हैं? टिपिकली जो है हमारे जो है ये क्लाउड्स जो कि क्लम्प टुगेदर होते हैं, मिडल लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, लोअर होते हैं ये लोअर होते हैं एज कम्पेयर टू सीरो क्यूमुलस, और हायर होते हैं एज कम्पेयर टू क्यूमुलस या स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स। ठीक है,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोजेक्ट सी बर्ड। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्टर जो है वो 2 बिग पेयर्स जो हैं और 7 टावर्स जिसमें कि 320 होम्स होंगे नेवी ऑफिसर्स और डिफेंस सिविलियंस के, एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट सी बर्ड लॉन्च करने वाले हैं नेवल बेस कारवाड़ में, कर्नाटका में। तो प्रोजेक्ट सी बर्ड है क्या? लार्जेस्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इंडिया में, जिसमें कि एक नेवल बेस बनाया जा रहा है कारवाड़ में ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो जब 1971 की इंडो पाक वॉर हुई तब इंडिया को ये रियलाइज़ हुआ कि इंडियन नेवी को एक एडिशनल नेवल बेस की ज़रूरत है। मुंबई हार्बर पर बहुत ज़्यादा कंजेशन होने लगा था उस समय पर। तो 1985 में इसको सैंक्शन किया गया, फाउंडेशन स्टोन 1986 में रखा गया। तो जो है ये एक मैसिव प्रोजेक्ट है जिसमें फर्स्ट सी लिफ्ट फैसिलिटी होगी कंट्री में, एक ट्रांसफ़र सिस्टम होगा डॉकिंग और अनडॉकिंग शिप्स और सबमरीन्स के लिए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो याद रखो पूरे ईस्टर्न हेमिस्फेयर में सबसे बड़ा नेवल बेस होगा ये, जिसमें कि 32 वॉरशिप्स, 23 सबमरीन्स और हैंगर्स जो हैं वो आ सकेंगे कई एयरक्राफ्ट के लिए। ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is bribes for vote case. This topic is important for your polity section. So a 7-judge constitution bench of Supreme Court has said that members of parliament and state legislatures who take bribes to vote or speak in a certain manner in the house, they're not immune from prosecution. So with this judgment, the Supreme Court has overruled its own 1998 judgment in the JMM bribery case, which had granted immunity to such lawmakers. So first of all, we have to see what are these immunities. So these privileges and immunities are given to MPs or MLAs in the form of Article 105 and 194 respectively under the Constitution of India. So these are special rights, immunities and exemptions which are enjoyed by the lawmakers, and it is also extended to Attorney General of India when he or she is participating in the parliamentary proceedings. So these powers, privileges and immunities should be defined by the law from time to time, and these privileges are considered as special provisions. They have an overriding effect in conflict, and it should be clarified that these privileges do not extend to the president or governor of any state. Okay, so these privileges give the lawmakers the freedom of speech, and they cannot be held liable before any court of law for anything said or any vote given by them in parliament or state legislature. So what is the difference between Article 19 and Article 105? So under Article 19, the freedom of speech of common citizens is ensured, but there are reasonable restrictions to them. Okay, but under Article 105, it is an absolute privilege. There are no restrictions. Privilege can be used in the premises of the parliament, and these privileges cannot be used outside the parliament. Okay, so this is the only difference. So what is the background of the JMM case? So in 1993, the Jharkhand Mukti Morcha leader Shibu Soren, who is the father of current Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, who is also having an inquiry of ED. So this JMM leader Shibu Soren and some of his party MPs were accused of taking bribes to vote against the no confidence motion against the Congress government, the then Congress government. So the court granted them immunity from prosecution because even if they took bribes and voted to save the Congress government in parliament. So matter reached the Supreme Court again. Because it was realized that this dealt directly with bribery cases, and then in 2019 it was realized that this case was decided by a very narrow margin, just by 3 to split among the 5 judges. So that's why in September 2023 the 5-judge Supreme Court bench led by Chief Justice of India Chandrachud ji demarcated these issues, and that this needed to be reconsidered, and then that's why they referred the case to a 7-judge bench. Okay, so now the judgment has come, and it has said that any individual member of the legislature cannot assert a claim of privilege to seek immunity on a charge of bribery. Bribery is a separate crime. It is not linked to the actions or words which are required by a lawmaker for effective functioning of the democracy. So these immunities cannot be extended in case of bribery, or in these immunities or privileges cannot be extended in the case of bribery, and granting such protection would rather undermine the Indian parliamentary democracy. Okay, and even if you once it is proven that a bribe has been offered or given, even if you have voted in a certain direction, it would be assumed that this vote has been made just because bribery has been given.
So the next topic is India's three-stage nuclear program. This topic is important for your science and tech section. So recently, Prime Minister of India has started the process of core loading of indigenous prototype fast breeder reactor at Madras Atomic Power Station in Kalpakkam. So it is the vital second stage of India's three-stage nuclear program. So what is the three-stage nuclear program of India? It was formulated by the well-known physicist Homi J. Bhabha in 1950s for country's long-term energy security. So the three stages include, first stage of course is the stage in which natural uranium is used for pressurized heavy water reactors. The second stage involves fast breeder reactors which utilizes plutonium based fuel. The third stage, which is the last stage, would be the advanced nuclear power systems which will utilize thorium. And we have to know that India may have only 1 to 2% of global uranium reserves, but in case of thorium we have about 25% of the global reserves. Okay, so thorium is more difficult to use than uranium because it requires breeding also. So Department of Atomic Energy has been carrying out indigenous R&D activities for the development of advanced nuclear power systems, which is the third stage. And once the three stages are completed, it would allow the country to have self-sufficiency in nuclear energy. So let us understand the three stages of India's nuclear program. So first stage involves the pressurized heavy water reactors in which natural uranium is used with uranium 235 as the fissile material. Heavy water is pressurized to prevent it from boiling, and this reaction would produce plutonium and energy. In the second stage, we would use the plutonium which was produced by uh, the first stage, and we would use it together with uranium 238 in the pressurized fast breeder reactor to produce energy, uranium 233 and more plutonium. Remember, in the second stage, the amount of plutonium that you put as a fuel would be less than the one which is produced by the reaction itself. Okay, so it is basically more fissile material is being produced than it is being consumed in the second stage. So in the third stage, this plutonium which has been produced by the second stage would be combined with thorium as to produce energy and uranium 233. So how does this work? How does this second stage work? So a breeder reactor is basically a nuclear reactor which produces more fissile material than it consumes. So basically this is the second stage. So into the first stage, we were using natural or low enriched uranium 238 as fissile material to produce plutonium as a byproduct, and this plutonium is being combined with more uranium 238 so as to make more and more plutonium from the second stage. This stage uses liquid sodium as coolant, and when we reach the third stage, the use of thorium would be required. Thorium will create fissile uranium 233, which will be used as a fuel in third stage. So basically, fast breeder reactor is the stepping stone for the third stage itself. Okay, so why was this delayed then? So fast breeder reactor at Kalpakkam was testing for this second stage, and it was built by 1977, but then against we had sanctions, nuclear sanctions, and by the time Indian government started the second stage in 2003, most of the people who were working on the second stage had retired. There were other problems like technical difficulties within the reactor coolant also. So the cost of second stage also had ballooned by 2019. But there are other also challenges like the thorium fuel cycle produces cesium 137, actinium 227, radium 224, radium 228, and thorium 230, which are all radioactive, which would in ways which complicate their handling and storage. So International Atomic Energy Agency has also urged India to set up an independent statutory atomic regulator also. The tariff of solar electricity is lower than the one with this which is having with which we are having with nuclear electricity. So Fukushima disaster also had shifted public opinion worldwide against nuclear energy, but now we have got a new lease of life with the second stage, and NPCIL is saying that they are expected to commission a nuclear power reactor every year starting from the year 2024. So the next topic is Aditi scheme. This topic is important for your
security section. So Union Minister of Defense has launched this Aditi scheme. So this is acing development of innovative technologies with IDEX. The scheme is to promote innovations in critical and strategic defense technologies, and it will develop about 30 deep tech critical and strategic technologies in the proposed time frame. Under this scheme, startups who are eligible would receive grant in aid of up to 25 crore rupees for their research, development, innovation endeavors in defense technology. The scheme is about 750 crore rupees, and it will go until 2025-2026 period. And it will also create a technology watch tool to bridge the gap between the expectation and requirement of modern armed forces and capabilities of the defense innovation ecosystem. So the next topic is HPV vaccination. This topic is important for your social issues. So every year, 4th of March is observed as the International HPV Awareness Day. So HPV is a group of more than 200 related viruses. HPV type of viruses causes genital warts. About a dozen of them cause certain types of cancer, and more than 95% of cervical cancer is caused by HPV virus. It is the most common sexually transmitted infection globally. It also spreads through skin to skin contact, and once infected, most people do not develop any symptoms also. Okay. So the next topic is Women, Business and Law Index. This topic is important for your social issues. So India has ranked 113 out of 190 countries in the World Bank's Women, Business and Law Index. So this is an index to measure how laws and regulations affect women's economic opportunity on a scale of from 0 to 100, where 100 means equal rights given to men and women. So report covers 8 related areas: mobility, workplace, pay, marriage, parenthood, entrepreneurship, assets and pension. And so the data offers objective and measurable benchmarks for evaluating global progress towards legal gender equality. So it is the 10th edition of the report. And globally, none of the countries have a full score in the new index, and India's ranking has improved to 113 out of 190 countries. Indian women enjoy 60% of the legal rights given to men, and as per this new report, which is lower than the global average of 64.2%. So the next topic is Risa textile. This topic is important for your art and culture and your economy section also. So Tripura's traditional tribal attire, Risa, has received the GI tag recently. So it's a hand woven cloth which is used as a female upper garment, and it is also used as a headgear or stole to express respect. So it is woven in colorful designs, and it has a crucial social and religious significance also. Adolescent Tripuri girls are first given a Risa to wear in an event called Risa ceremony around age 12 to 14. And this Risa is also used in religious festivals like Garya Puja by tribal communities. It is presented as a mark of honor to distinguished recipients also. Okay. So the next topic is digital intelligence platform. This topic is important for your governance section. So recently, Minister of Communication has launched the digital intelligence platform and Chakshu facility on Sanchar Sathi portal. So digital intelligence platform is developed by Department of Telecommunications. It's a secure and integrated platform for real-time intelligence sharing, information exchange, and coordination among the stakeholders like telecom service providers, law enforcement agencies, banks and financial institutions, social media platforms, identity document issuing authorities. So this portal will contain information regarding the cases detected as misuse of telecom resources. So it will work as a backend repository for the citizen initiated requests, and it will connect stakeholders over secure connectivity, and of course it would not be accessible by citizens. What is Chakshu? It is a citizen-centric facility which is available on Sanchar Sarthi portal, and it would facilitate citizens to report suspected fraud communication which you receive over call, SMS or WhatsApp facility. Okay. So the next topic is Kevm clouds. This topic is important for your environment section. So NASA has recently shared pictures of Kevm clouds as seen from space. Kevm clouds are also known as hole punch clouds or fall streak holes, and they form when aeroplanes pass through layers of altocumulus clouds, which are of course mid-level clouds containing supercooled water droplets. When the aircraft moves through these clouds, a process known as adiabatic expansion takes place, which causes these water droplets to freeze into ice crystals. When these ice crystals become very heavy or too heavy, they fall out of the cloud layer. Then they start creating hole in the clouds. Okay, so
what are altocumulus clouds? So these are typically clouds found in groups or heaps clumped together. They're found in the middle layer of the troposphere, lower than cirrocumulus and higher than their cumulus and stratocumulus clouds or counterparts. Okay. So the next topic is Project Seabird. This topic is important for your security section. So Defense Minister will inaugurate two big piers and 7 towers with 320 homes for Navy officers and defense civilians as part of the Project Seabird at Naval Base Karwad in Karnataka. So it is Project Seabird is the largest naval infrastructure project for India. It involves creation of naval base at Karwad, Karnataka, on the west coast of India. So after the 1971 Indo-Pak War, India realized that Indian Navy needs an additional naval base because the Mumbai harbor faced congestion at that time. So this project Seabird was sanctioned in 1985, and its foundation stone was laid down in 1986. So this is a very big project. It is the first it will have the first sea lift facility in the country, and it will have a transfer system for docking and undocking of ships and submarines. Once completed, it will be the largest naval base in the eastern hemisphere. Remember this. It will be able to accommodate around 32 warships, 23 submarines, and hangars for several aircraft. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.